जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। अभी हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट जो एग्ज़ाम के बारे में। आपको मालूम है स्टेनो रीडर का एग्ज़ाम हो चुका है और आपके दो पोस्ट अभी बाकी हैं, क्लर्क का और चपरासी का, जिसमें आपको मालूम है कि 11 से 12 लाख फॉर्म गिरे थे, जिसमें 2-2 लाख फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, क्लर्क का और एक चपरासी का। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट विकास राठौर सिंह है। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में क्यों विलम्ब हो रहा है, आखिर कहाँ कहाँ तक प्रोसेस बढ़ा है। सारे चीज़ों पर सर बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। जी। आपके YouTube चैनल को और आपको बारंबार धन्यवाद। आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं इन सब संबंधों में। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो क्लर्क, पियून और जो भी स्टेनो रीडर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। और चूँकि जो सरकारी तंत्र है, व्यवस्थाएं हैं परीक्षाओं को लेकर, थोड़ी सी निराशाजनक उनके कार्य हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस कार्य को अच्छे से पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी की परिस्थिति जो है, जो रिजेक्शंस आए हैं जिन लोगों ने, स्टेनो और रीडर के तो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब क्लर्क और पियून के जो एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, जिसको लेकर रिजेक्शन लिस्ट आया, तो मुझे लगता है कि कमीशन के द्वारा उन्हें अपॉर्चुनिटी भी दिया गया होगा कि जो नहीं मिला है एडिट का। तो अभी तक नहीं मिला है, तो ये देना चाहिए अपॉर्चुनिटी। क्योंकि क्या होता है कि कमीशन बहुत अच्छे से बेहतर कार्य भी नहीं कर पा रही हैं। और जब हम क्लरिकल मिस्टेक की बात करते हैं फॉर्म भरते टाइम बच्चों से, या बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है, दूसरे लोग भरते हैं, कैफ़े भरते हैं, तो संभावनाएं होती हैं कि कुछ गलतियां फॉर्म भरने में होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक मौका सुधार का होना चाहिए। क्योंकि बाबा आदम के ज़माने में कभी इसके एग्ज़ाम हुए होंगे, या मुझे लगता है पहली बार हो रहे हैं। जी, बहुत साल बाद हुआ है। तो अगर एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है हमारे यहाँ युवाओं को, और एक बार मिल रही है, तो एक इस गलती के लिए कि कोई क्लैरिकल मिस्टेक जो जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनका इंटेंशन नहीं है, उनको इस दौर से बाहर कर देना उचित नहीं है। तो कमीशन को इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। जिनके रिजेक्ट किए गए हैं, जिस बेसिस पे उन पे अगर सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार हो, और जिन्होंने गलत कुछ ऐसा भरा है उनका रिजेक्ट हो। एग्ज़ाम के बारे में सर क्या अपडेट है? कब तक एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं? जैसा मैंने कहा कि अब रिजेक्शन लिस्ट आया है, एग्ज़ाम्स तो हो जाने चाहिए थे मार्च में, लेकिन इतने बड़े इस स्तर पे इतने बड़े अभ्यर्थी संख्याओं के अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेना आसान काम तो है नहीं। हमारे यहाँ देखते हैं आप किस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। बच्चे रोज़गार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो वैसे में जो संख्या है वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कमीशन मुझे लगता है कि इस पे कार्य करेगी। अभी तो रिजेक्शन लिस्ट आया है, तो मेरा एक मानना है और मैं आशावादी हूँ इस चीज़ के लिए कि एक बार उन्हें मौका मिलेगा अपने उसमें सुधार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इस लोकसभा चुनाव के बाद के लिए प्रक्रिया जा सकती है, ऐसी संभावना। लोकसभा चुनाव के बाद एग्ज़ाम हो सकता है, इसके पहले कहना उचित नहीं है। इससे पहले की संभावनाएं दिख नहीं रही है। जी। और सर, एक और बात कहना चाहते हैं। अभी हाल ही में शायद 13 मार्च की घटना है, पटना हाई कोर्ट में कोई विस्फोट वगैरह होकर उससे बहुत अफरा तफरी मच गया है। उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ बिहार में, जो भी अपने सिविल कोर्टर की स्थिति जो है, अधिवक्ताओं के सुरक्षा को लेके सभी डिपार्टमेंट ही एकदम अस्वस्थ ऐसे लगे हैं, सोए हुए हैं। उनके जीवन और उनके अधिकारों को लेके वो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, उनका जीवन ही संकट में है। चाहे उनकी सुरक्षा की बात हो, मैं देखता हूँ ऐसा कि पूरे बिहार में मैं ये प्रवृत्ति देख रहा हूँ कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेके ना लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं, पुलिस हैं, वो ना उसको ध्यान में रखती है। आए दिन पुलिस और अधिवक्ताओं में क्लैश होते रहते हैं। साथ ही कोर्ट परिसर में जो घटना हुई है, जिसमें ट्रांसफार्मर फटा, जिसके कारण लगभग 7 से 8 लोग उसमें जख्मी हुए और एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई। ये बताइए कितना निंदनीय ये परिस्थिति, मतलब घटना है, तो घटना है कि कोर्ट परिसर में इसका खासा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह की ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, जिससे समाज और न्याय को एक रास्ता देने वाले जज और एडवोकेट्स को कोई समस्या ना हो। लेकिन जिन एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे इसमें बिजली विभाग ही क्यों ना हो,
पहली बात कि ट्रांसफार्मर ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे लोगों का आवागमन ना हो, इसकी व्यवस्था ट्रांसफार्मर और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसी घटना हुई है तो इसमें क्या एक्शन हुआ अभी तक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरीके से, बिहार स्टेट बार काउंसिल क्या एक्ट कर रहा है, इस पे बड़ा जोर देने की ज़रूरत है। हम जब आते हैं लॉ करके और जब हम अपने बार में इनरोलमेंट लेते हैं तो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये हमें इनरोलमेंट फ़ी देने होते हैं। उसके बाद जब भी जिस कोर्ट में हमें प्रैक्टिस करना है वहाँ पे इनरोलमेंट कराना होता है, और ऐसे लाखों रुपए हम देते हैं बार को। उसके बाद हर रोज़ कोर्ट में जब हम कार्य करते हैं तो वेलफेयर और इसके नाम पे हम पैसे देते हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक निंदनीय रवैया हमारे बिहार से, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा जी हैं, हमारे अपने बिहार स्टेट के अलग अलग पद पे सुशोभित करने वाले हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जो अलग अलग पोस्ट को बार के सुशोभित करते हैं। लेकिन कहीं मेरा बड़ा अनुरोध होगा, मैं बहुत ही अंदर से मतलब बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ अधिवक्ताओं के लिए। मैं बार काउंसिल से अनुरोध करूँगा कि सभी बार काउंसिल के मेंबर्स मिलकर ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए आगे आएँ और जो दुर्घटना जिनके साथ हुआ है उनको बेहतर एक धनराशि मिले ताकि उनके परिवार और उनको सहयोग मिल सके। चलिए, बहुत अच्छा बात बोला सर ने कि ये कहीं ना कहीं सर क्या लगता है इसमें सरकार को हम दोषी ठहरा सकते हैं? देखिए, फेलियर तो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे बिजली विभाग है उसकी जिम्मेदारी है, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी है। ट्रांसफार्मर ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ लोगों का आवागमन ना हो, पहला। दूसरा, इसकी हमेशा हर एरिया में जेई होते हैं जो चेक करते रहते हैं कि कहीं कहीं फॉल्ट ना हो ट्रांसफार्मर की स्थिति, तो कहीं ना कहीं उस जेई की भी फेलियर है। इन सब पे एक्शन होना चाहिए और कड़ा एक्शन होना चाहिए। इसमें तो 304 का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मतलब जान से इन लोगों ने किया। देखिए, जान से नहीं भी किया तो मरे हैं ना, और इनके फेलियर से मरे हैं। 304 में 302 के पनिशमेंट से लेके शून्य तक की पनिशमेंट है, तो मानव वध में आ जाएगा। हाँ, 304 में आए, 304 में देखिए कि कोर्ट की किस तरह का इनका गलती है, उसके अनुसार इनको सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या सर, क्या आप उम्मीद जताते हैं इन? देखिए, मैं प्रयास करूंगा, अभी देख रहा हूँ आगे क्या फर्दर प्रोसीडिंग होती है, नहीं होगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस केस को मैं देखूंगा। तो सर, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पटना हाई कोर्ट में जो बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया, किसी न किसी का उसमें ज़रूर लापरवाही के वजह से, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सर का बात आप लोगों ने सुना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जो बंधु भाई पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो अब कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान करेंगे। फिर हम नए अपडेट के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें और ऐसे ही देखते रहें स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब चैनल।